हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। तो आज हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बेसिकली जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट में है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ +2 एंड बुक इज विच आर फॉलो इज द NCERT। ओके, उसमें जो अनसोल्व क्वेश्चन है और उसमें जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, हम उनके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ओके, तो अगेन क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं ऑलरेडी, हम इसके 1 बाय 1 सोल्यूशन यहाँ पे देखते जाएंगे। गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम। तो हमें मैग्नीशियम दिया है, उसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेज़र करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड्स का या किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट है, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, और हमें एक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास मैं एक रफ डायग्राम जो बना रहा हूँ वो क्या होगी, मान लो मेरे पास इधर एक बीकर होगा, एक सॉल्ट ब्रिज लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा मैग्नीशियम का, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसमें जैसे एक होती है वॉल टाइप ऐसे, ठीक है, उसमें फर्दर यहाँ पे हमारे पास प्लैटिनम होती है, यहाँ पे 1 मोलर HCl होती है। ठीक है, यहाँ से हम गैस पास करते हैं जो कि 1 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल HCl सोल्यूशन रहता है, और यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नीशियम की कुछ वायर या कुछ स्ट्रिप वगैरह होगी, और यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का एक सोल्यूशन होगा। ओके, और हमारे पास साल्ट ब्रिज होगा, और ऊपर से जैसे अपना मतलब जो है कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से हम ये इसको यहाँ से कनेक्टेड करके रखेंगे। ओके, तो हमें एक मैग्नीशियम के ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना होगा जिसके साथ हम अपना मैग्नीशियम का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है मेज़र कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इससे लिख लेते हैं, जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम की ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा हमारा? रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बनेगा, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इन अदर वर्ड जो मैग्नीशियम है वो मेरा एनोड हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो मेरा कैथोड हो जाएगा। ठीक है, एक मेरा एनोड हो जाएगा और एक मेरा कैथोड हो जाएगा। ओके, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है? E। ठीक है, E0 इक्वल टू जो भी होगा E0 कैथोड का, तो कैथोड माइनस एनोड का, यही आएगा। ओके, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी मैग्नीशियम के केस में, वही वैल्यू हमारी उसकी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन की होती है वो तो 0 होती है। कैथोड क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन की हमें जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितने लेते हैं? 0 लेते हैं। माइनस कितनी है? एनोड की है, इधर हमारे पास E है। ठीक है, तो जो वैल्यू E की आएगी वही हमारे पास जो है एनोड की हो जाएगी, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास एनोड बेसिकली था वो क्या था? मैग्नीशियम ही था। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीशियम की जो वैल्यू है आ जाएगी, कैथोड माइनस एनोड। ओके, यही है उसका जो अपना रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारे पास उसका आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। गॉट इट? नेक्स्ट, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पॉट? बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, 9th-10th में भी अक्सर कई बार आता है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिंक पॉट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो मान लो ये मेरे पास जिंक का पॉट है, ठीक है, इसका मतलब ये जो बना हुआ है बीकर या जो भी ये कंटेनर पॉट वगैरह, इसका जो ये सरफेस है बाहर का, अंदर भी मतलब ये सारा मटेरियल किसका है? जिंक का। अब इसमें मैंने क्या डालना है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। अब इसमें मैंने डालना है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जिंक है जो उसकी टेंडेंसी है कि वो जिंक +2 में चला जाएगा, है इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, जिंक इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो करेगा क्या? जिंक है जो
यहाँ से निकल के, मेटल से निकल के एलिमेंट यहाँ से निकल के कहाँ के सोल्यूशन में जाना शुरू कर देगा, तो वहाँ पे वो बेसिकली जिंक सल्फेट बनाना शुरू कर देगा। ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो पॉट हमारा है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी जो हमारा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट नहीं रहा, वो जिंक सल्फेट बन गया है। ठीक है, जब पॉट भी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा तो इसकी वजह से इसकी इनमें जो रिएक्शन होती है उनकी वजह से हम जो है कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते। ओके, अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लो, ठीक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हो, जो भी वैल्यू उसकी आती है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वैल्यू निकाल लो, तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव आने का मतलब उसमें रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो सकती है तो हम इसको जो है स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और वैसे दूसरा कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिंक है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट, consider the table of standard electrode potentials and suggest 3 substances that can oxidize ferrous iron under suitable conditions। ठीक है, तो उसने कहा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला जो टेबल है वो देख सकते हो। हमें 3 सब्सटेंसेस ढूंढने हैं जो कि फेरस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो मतलब मुझे क्वेश्चन चाहिए जो फेरस है उसको ऑक्सीडाइज करना है इनटू फेरिक। ठीक है, फेरस को ऑक्सीडाइज करना है फेरिक में, यही क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखने हैं। तो ठीक है, मेरे पास बुक है, हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। आप अपनी बुक खोल सकते हो, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख सकते हैं। तो इसमें जो मेरे पास फेरिक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। फेरिक प्लस इलेक्ट्रॉन, फेरिक प्लस इलेक्ट्रॉन इंटू फेरस, इसकी जो वैल्यू दी हुई है मुझे 0.77। ठीक है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो फेरस +2 फेरिक +3 प्लस इलेक्ट्रॉन से मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल गया। ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंसेस ढूंढने हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फेरस से कम हो। ठीक है, अगर उनका कम होगा तो उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, उनके कंपैरेटिवली फेरस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर उन फेरस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो जो दूसरे सब्सटेंस हैं फेरस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी लेता हूँ। तो इसमें मैं 2-3 एग्जांपल जो ले रहा हूँ, एक हम लेते हैं ब्रोमीन की, एक हम क्लोरीन की, 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं जो कि फेरिक से नीचे है। ओके, तो ब्रोमीन का मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता हूँ 1.08 है। ब्रोमीन का मतलब Br नेगेटिव लेता हूँ, ब्रोमीन +2 इसका है 1.08 -1.08 है। और दूसरा मैं ले रहा हूँ क्लोरीन का जिसका 1.36 है, मतलब -1.36 है क्लोरीन का। गॉट इट। अब देखो ये तीनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। ठीक है, यही आएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, इन तीनों में से जो फेरस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये दोनों फेरस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसके बेस पे जो हमारा पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोकेमिकल से, उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सोल्यूशन हुज pH इज 10। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन है। क्योंकि ये 2 है तो हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन आ गया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास नॉइज़ इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू E0 - 0.059 ओवर n log ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास नॉइज़ इक्वेशन होती है। नॉइज़ इक्वेशन में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हम उसकी वैल्यू 1 ही लेते हैं, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्केयर है क्योंकि यहाँ पर 2H है। ठीक है, तो इसमें हम अभी वैल्यू भरते हैं। E0 हमें पता है 0 होता है, माइनस 0.059 ओवर N की वैल्यू कितनी है 2 log ऑफ 1 ओवर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, अच्छा pH दी हुई है हमें, तो बेसिकली में pH इक्वल टू 10 दिया है, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 हो गई, तो यहाँ पे 10⁻⁻10 का स्केयर आ गया। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 0-0.059 ओवर 2 log ऑफ, ये सारा ऊपर चला गया, ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻20, ओके सॉरी +20। ठीक है, ये माइनस है, ऊपर जाके ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.059 ओवर 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10⁻20 लोग है तो 20 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 10 आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन था हमारे पास, ये हमारे पास 10 आ गया, ये मल्टीपल हो गया तो -0.59 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो E की वैल्यू आ गई 0.59 विद नेगेटिव साइन, इतने हमारे पास जो मतलब वोल्ट आ गया। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ E व्हेन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻10 फॉर द H पॉजिटिव आयन। ओके, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है यहीं पे रहता है कि इस इक्वेशन को कैसे बनाया जाए। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, या ऑक्सीडाइज स्पीसीज ओवर रिड्यूस स्पीसीज है, या एनोड ओवर कैथोड है। ठीक है, इन मतलब कंसेप्ट से हम इनको याद रख सकते हैं। ओके, तो हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अभी और क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे पहले मैं इनको अरेज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। निकल सॉलिड है, सिल्वर आयन है, दिस मच कॉन्सेंट्रेशन, निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है, निकल सिल्वर +2 सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, और हमें E0 सेल ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस सेल का जो है E निकालना है। तो अगेन नेक्स्ट इक्वेशन लगेगी, दैट इज E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 ओवर N लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ इसका अगेन जो हमारे पास ऑक्सीडाइज है, जो रिड्यूस स्पीसीज है, जो यहाँ पे ऐसे करता हूँ बेटा, ऑक्सीडाइज स्पीसीज, रिड्यूस स्पीसीज। ठीक है, एनोड कैथोड। ओके, तो देखते हैं अभी हमारे पास निकल क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब निकल +2 ऊपर चला गया, निकल +2 ऊपर चला गया मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 0.160। ठीक है, अब रिड्यूस कौन हो रहा है, सिल्वर हो रहा है, सिल्वर की वैल्यू कितनी है 0.002, तो 0.002 नीचे आ गया। ठीक है, हमने यही कहा था ऑक्सीडाइज ओवर रिड्यूस, एनोड ओवर कैथोड। अब क्योंकि सिल्वर के आगे 2 भी है कोएफिशिएंट, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा स्केयर। ओके, अब N ढूंढना है, N कितना है, तो एक्चुअली यहां पे सिल्वर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ठीक है, अगर सिल्वर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं हो पाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास N कितना आ गया, बेसिकली 2। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसको सिंपली सोल्व करना है। E0 की वैल्यू हमें दी हुई थी, दैट इज 1.05 है, तो हमारे पास क्या आ गया 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 एंड लॉग ऑफ, ये कितना है 160 डिवाइडेड बाय 123,000 है, इनटू ये कितना है 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 123 का स्केयर। ठीक है, यही वैल्यू बनेगी हमारे पास 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ 160 डिवाइडेड बाय 4 ये वाला इंटू ये 1000 एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1000 बचा, ये ऊपर चला गया। ठीक है, इस पे हम लिख देते हैं
इंटू 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव पॉजिटिव 10 रेज़ टू पावर 3। ओके, तो 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको जस्ट 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में लिख दिया। गॉट इट। अब जो इसकी वैल्यू है लॉग ऑफ 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, इसकी वैल्यू मेरे पास है, दैट कम्स टू बी 4.6। ठीक है, तो 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई इंटू इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 4.60। ठीक है, अब 4.60 अप्रॉक्सीमेटली इसको कट कर दूंगा तो 2.3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.05 माइनस 0.059 इंटू 2.3। ओके, तो इसको अल्टीमेटली हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इसका आता है 1.05 माइनस इसका आंसर जो मेरे पास है 0.14 है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 0.91। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, मे भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हल्का सा इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन वो जो आपका आंसर ऑलमोस्ट इसी के नियर बाय आएगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना है कि सिल्वर जो था +1 था, +2 नहीं था। ठीक है, +2 के साथ जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे रिएक्शन में, तो यहाँ पे सिल्वर पॉजिटिव आएगा। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले हमें इसको रेज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन अकर्स इज 2Fe+3 2I नेगेटिव 2Fe+2 आयोडीन हैज़ ई सेल। चलो ई सेल हमें दिया है, रिएक्शन हमें दी है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ओके, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। तो बेसिक डेल्टा जी निकालना है और के निकालना है। ओके, अच्छी बात है। तो हमें पता है डेल्टा जी जो होता है इज इक्वल टू -NFE0 ऑफ सेल होता है, ये रिलेशन हमें पता है। और डेल्टा जी का दूसरा रिलेशन कौन सा होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ के, और दूसरा रिलेशन हमारे पास ये होता है। ठीक है, -NFE0 ऑफ सेल और दूसरा -2.303 RT लॉग ऑफ के। गॉट इट। तो डेल्टा जी तो सीधा ही निकल जाएगा हमारे पास, बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू -N। अब N देख लेते हैं कितना है हमारे पास। देखो फेरिक जो है फेरस में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन से भी आई नेगेटिव से आयोडीन है तो 2 है, तो वैसे N 2 है यहाँ पे हमारे पास, तो -N2। तो NF कितना, F कितना 96,500 है। E0 हमें दिया है 0.236 हमें दिया है। गॉट इट। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है 45.55 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 45.55 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली कैलकुलेटर भी है जो कि मैं भूल गया था कि हमारे पास है, इंटू 2 इंटू 0.236, यस 45.5। ओके, तो अभी क्या निकालना है, लॉग ऑफ के निकालना है। तो डेल्टा जी हमें पता चल गया, डेल्टा जी कितना आ गया 45.55 किलो जूल। तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, -2.303 इंटू RT लॉग ऑफ के। ठीक है, अगर मैं लॉग ऑफ के को एक तरफ रख लेता हूँ, ठीक है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 45.55 इंटू 10⁻³ ओवर। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में थी, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव नीचे चला गया, 2.303 इंटू R
आर की वैल्यू 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ के आर की वैल्यू हमारे पास जूल में है। ओके, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर में 298 केल्विन दिया है, लोगों के हमने इस तरफ रख लिया है। तो हमें सिंपली इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि log ऑफ के हमारे पास कितना बचता है, उसके बाद हमें उसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। 45,000 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 98, तो जी आ गया 7.97 आ गया कैलकुलेट करने के बाद। ओके, तो 7.97 आ गया log ऑफ के का, ठीक है। तो मेरे पास के आ जाएगा, इसका एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 7.97 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास बेसिकली आंसर आता है 9.6 इंटू 10⁻⁷। तो ये हमारे पास जो है के की वैल्यू आ गई। ओके, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कुछ ऐसा खास कॉम्प्लिकेशन है नहीं, जस्ट कि आपको किलो जूल और जो जूल का फार्मूला है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको रेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद द डाइल्यूशन। तो उसने पूछा है कि कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज क्यों करती है। ओके, अब जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस है उसके जो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट सोल्यूशन कितने हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली कहाँ से आती है, जो भी होंगी हमारे नंबर ऑफ आयंस, जो भी हमारा पर यूनिट वॉल्यूम वगैरह होगा, ठीक है। अब डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक रीज़न क्या है, उसके जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होते हैं विद द डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद डाइल्यूशन। ओके, सिंपल था। सजेस्ट ए वे टू डिटरमिन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, वाटर की। तो वाटर हमारे पास बेसिकली क्या है, H2O है। H2O कहाँ से बेसिकली आएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव से आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें डेल्टा चाहिए H पॉजिटिव का जो कनेक्टिविटी है, प्लस हमें किसके चाहिए, हाइड्रोक्सिल आयन की, ये दोनों चाहिए, ठीक है। अब इसको हम किस कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, तो हम देखते हैं। तो मैं ले रहा हूँ HCl ले रहा हूँ, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ और मैं सोडियम क्लोराइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो HCl, H और OH को हमें प्लस करना है, इसका मतलब मुझे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लस करना पड़ेगा। तो आई विल टेक कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मुझे H और OH को ऐड करना है, मुझे ऐसा सैंपल यहाँ कंपाउंड यहाँ से लेना है जिसमें H और OH ऐड हो जाते हैं। तो वो कैसे हो गए, यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए। अब मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या बच गया, सोडियम क्लोराइड जो है एक्स्ट्रा में बच गया, तो मैं बाकी को माइनस कर दूंगा। तो बाकी को मैं माइनस कर दूंगा, सोडियम क्लोराइड को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो नेट रिजल्ट बचेगा वो किसके लिए बच जाएगा, अल्टीमेटली ये है वाटर के लिए आ जाएगा नेट रिजल्ट, ठीक है। तो HOH को हमारे पास अगर इंडिविजुअल मतलब वैल्यूज नहीं हैं तो हमें किसी और वे से निकालना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो हम HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, सिंपलेस्ट केस रहेगा। तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे क्योंकि हमें H और OH को ऐड करना है वाटर बनाने के लिए। अब सोडियम क्लोराइड एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा नेट इक्वेशन दैट इज फॉर द वाटर। तो इस वजह से हम जो है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर की मेजर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज 46.1। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोथ। गिवन जो है हमें प्रोटॉन की दी हुई है और जो है फॉर्मेट आयन उसकी जो वैल्यू है कनेक्टिविटी की दी हुई है। ओके, मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों निकालने हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? अल्फा, ठीक है, ये निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? के, हमें ये निकालना है। ओके, तो क्योंकि एक फॉर्मिक एसिड टाइप है तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम होगा। जैसे फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आएगा? H पॉजिटिव प्लस CO नेगेटिव आएगा। ओके, तो अगर T इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे 0 0 होगी एट T इक्वल टू 0। अब T इक्वल टू T पे क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा विद अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? C का स्केयर अल्फ़ा स्केयर ओवर C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये कट हो गया तो क्या बच गया? C अल्फ़ा स्केयर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने कहाँ की थी? सोल्यूशन चैप्टर में भी देखी थी कि वहाँ पे हमने कहा था कुछ जो ऐसे रिलेशन हमें डायरेक्टली भी याद होने चाहिए, लेकिन ये रिवीजन के लिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। ओके, चलो के निकालने के लिए अल्फ़ा का होना जरूरी है। देख लो C पता है, C उसने दिया हुआ है 0.025, ये हमें वैल्यू पता है। तो अब हम अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब अल्फ़ा निकालने के लिए एक फार्मूला जो आता है कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन ओवर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या आते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास आ जाती है। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज दिस मच, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर जो है कॉन्सेंट्रेशन पे हमें दे रखी है। तो ये वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 46.1 वैल्यू एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें इनफाइनाइट वाली चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। देखा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, यहाँ पे फॉर्मेट आयन है, तो दोनों को ऐड करके फॉर्मिक एसिड बनेगा, तो वही वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 349.6 प्लस 54.6, ठीक है। तो इसको मैं अभी सोल्व करके देख लेता हूँ कितना आता है। 9.6 प्लस 54.6, ये आता है हमारा 46.1 ओवर 400, 4.2। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 46.1 डिवाइडेड बाय 400, 4.2, ये आ गया हमारे पास 0.11, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 0.114, तो ये हमारे पास आ गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के हम कहाँ से निकालेंगे? इसी से। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 0.025। अल्फ़ा का स्केयर है, अल्फ़ा कितना है? 0.11 का स्केयर है ओवर 1 माइनस अल्फ़ा है, 1 माइनस अल्फ़ा कितना है? 0.114 है, ठीक है। एक तो ये रिलेशन हो जाएगा। दूसरा रिलेशन कौन सा होता है? के का, जब हम कहते हैं कि वी कैन निगलेक्ट अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू 1, कि अल्फ़ा इतना स्मॉल है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्टिवली, तो वहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है बेसिकली वो मॉडिफाई हो जाता है, के इज इक्वल टू जस्ट सी अल्फ़ा स्केयर, तो वहाँ पे सिर्फ ये रिलेशन बच जाएगा। ओके, तो मैंने अल्फ़ा को निगलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, सी तो कैंसिल हो गया था ऑलरेडी, तो सी अल्फ़ा स्केयर आ गया। तो हम दोनों से निकाल के देखते हैं, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यही बात हमने जो है पिछले सॉल्यूशन यूनिट में भी एक बार डिस्कस की थी कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हम दोनों से निकाल के देख लेते हैं। ओके, तो 0.114 है इंटू 0.114 है मल्टीपल बाय 0.025 है। तो पहले की मेरे पास वैल्यू आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो मैंने इसकी निकाली है बेसिकली अभी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ है डिवाइड बाय ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस 0.114
0.886 3.2 डिवाइडेड बाई 0.886 तो ये आ गई 3.6। तो अब जो मैंने सारे की एक साथ ही वैल्यू निकाल ली है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैंने टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3.6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमें अल्फ़ा निकालना था, के निकालना था, के लिए अल्फ़ा चाहिए था। अल्फ़ा निकालने के लिए हमने क्या किया, जो हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई थी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो उसको हमने रेशियो को डिवाइड किया तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर्स। तो उसने बोला है कि हमने 2 घंटे के लिए करंट को पास किया है जिसकी जो वैल्यू थी 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे। ओके, तो हमें पता है कि जो चार्ज है दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। I कितना है हमारे पास 0.5 है। ठीक है, करंट 0.5 है, टाइम कितना है 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स हैं। ठीक है, तो इसको हमें देखने कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कितना आता है 3600 इंटू 72 डिवाइड बाई 0.5। बेसिकली ये हमारे पास 36 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 0.5 है, इसको अगर हम 10 कर लेते हैं 10 कैंसिल हो जाएगा तो 36 आ गया, 3600। तो इतना चार्ज है जो पास हुआ। गॉट इट। अब हमें यह भी पता है कि अगर हम 96,500 कूलम चार्ज पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं हमारे पास, इतने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, ये हमें 1 फैराडे वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से पता है। तो 1 के लिए कितने जाएंगे, इतने जाएंगे, और 3600 के लिए कितने जाएंगे, इतने जाएंगे। ओके, तो ये 2 हमारा यहाँ से जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बचेगा 6.023 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 965 इंटू 10⁻23। तो मैं अभी इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 36 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाई 965, तो इसकी आ गई 0.224। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.224 इंटू 10⁻23। तो बेसिकली 2.24 इंटू 10⁻22। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे पास पास होंगे जब हम इतना करंट इतने घंटे के लिए पास करेंगे। ओके, सिंपल था। सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। ठीक है, ऐसी मेटल्स बतानी है जिसको कि इलेक्ट्रोलिटिकली हमें जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल आती है वो आती है सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, एल्युमिनियम की। इसमें जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम। ओके, तो ये फॉर टाइमिंग आप इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज आपके जो सिलेबस है एक यूनिट आएगा जिसमें हम पूरी मेटलर्जी पढ़ते हैं, उसमें सारे प्रोसीजर हैं जो स्टेप पे फॉलो करते हैं, उसको हम देखते हैं कि कैसे जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओर्स। ठीक है, जो नेचर में हमारे मिनरल्स होती हैं, ओर्स होते हैं, उनमें से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट और प्योरीफाई करते हैं। तो उसकी फुल डिटेल आती है हमारे आगे, आई थिंक नंबर 6 यूनिट होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर सम ऑफ द एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रोलिटिकली मेथड इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर रिएक्शन। तो हमारे पास ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, कुछ रिएक्शन दे रखी है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। तो हमें क्वांटिटी देखनी है किसके लिए, Cr2O7-2 के लिए, कि कितने कूलम चार्ज है, कितने फैराडे हमें लगेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रिएक्शन है। Cr2O7-2 है, प्लस 14H पॉजिटिव है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 क्रोमियम प्लस 3 है, प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। यही रिएक्शन है। कितने चार्ज लगेगा 1 मोल को लूज करने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, 7 × 2
14 माइनस 14 फिर माइनस 12 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 है। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज पर एटम ऑफ क्रोमियम। पर एटम कैलकुलेट किया है मैंने, पर एटम ऑफ क्रोमियम। अब इस मॉलिक्यूल में क्रोम या आयन में क्रोमियम के कितने एटम हैं 2, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पर 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम, ठीक है। अब क्योंकि उसने पूछा है कि मोल, उसने पूरा मोल पूछा है, ठीक है। अब ये भी पता है कि हमारे पास जो 1 मोल है उसमें 2 क्रोमियम एटम्स हैं, ठीक है। उसने 1 मोल के बारे में पूछा है, तो 1 मोल का मतलब 2 क्रोमियम, अब 2 क्रोमियम का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल निकालने के लिए बेसिकली 6 × 96,500 चार्ज लगेगा, और इन अदर वर्ड 6 फैराडे चार्ज जो है हमें लगेगा। ओके, सो द क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम इज 6 फैराडे और 6 × 96,500। ओके, तो इसका जो भी वैल्यूज आएगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करके देख सकते हैं। गॉट इट। तो ये भी हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले हम इसको अरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन से जो अपने लिख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्ज। ठीक है, तो उसने कहा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी हम यूज़ करते हैं उसकी जो रिचार्जिंग का प्रोसेस है उसके टाइम पे जो हमारी रिएक्शन वगैरह हैं उसके बारे में बताना है, और जो जो मटेरियल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बताने हैं। ठीक है, अब हमारे पास बैटरी है तो ऑब्वियसली अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा और कैथोड होगा। ठीक है, अब एनोड क्या होता है, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब हमें ये भी पता है। अब जो लेड स्टोरेज बैटरी है इस केस में जो एनोड होता है दैट इज आवर लेड गोइंग इनटू लेड +2 इलेक्ट्रॉन। जो एनोड है वो बेसिकली क्या होता है, लेड। तो उसमें हमारे पास लेड की ऑक्सीडेशन होती है, तो लेड ऑक्साइड लेड +2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बनते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या है, रिडक्शन होती है। अब कैथोड जिस चीज़ का बना होता है वहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें जो लेड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। तो इधर जाके ये क्या बन जाता है, लेड +2 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, लेड ऑक्साइड की रिडक्शन, क्योंकि ये कैथोड है तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज हुए थे ये बेसिकली यहीं पे आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस H पॉजिटिव होते हैं 4, और प्लस आता है सल्फेट आयन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है H2SO4। तो उसी H2SO4 से हमारे पास जो है H पॉजिटिव और सल्फेट आयन भी आ जाते हैं। ओके, अब क्योंकि लेड +4 से +2 जा रहा है, अब यही लेड +2 जो सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, लेड सल्फेट फाइनली। ओके, अब इलेक्ट्रॉन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हमारे पास क्या बन जाता है अल्टीमेटली, वाटर। ओके, तो हमारे पास लेड ऑक्साइड था, कैथोड की तरफ था। ओके, तो लेड +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, वही वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो लेड सल्फेट बन गया। सल्फेट कहाँ से आ गया, H2SO4 से आ गया। अब क्योंकि एसिड था वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन भी थे, तो वही H पॉजिटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास क्या बन गया, अल्टीमेटली वाटर। ओके, अब क्योंकि एसिड में बैटरी में एसिड भी है तो यहाँ पर भी जो है सल्फेट इन्वॉल्व होता है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनता है, लेड सल्फेट। ओके, अब मैंने दोनों केसेस में जो है सल्फेट है उसको बाद में डिस्क्राइब किया है। इसका रीज़न ये था कि पहले मैं आपकी जो ये रैकेट को सिंपल फॉर्म में बताना चाहता था कि लेड से
जस्ट lead+2, ओके। फिर lead+4 से lead+2। पहले मैंने बेसिक चीज़ बता दी कि lead कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है सल्फ्यूरिक एसिड को इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे अपना जो है सल्फेट लगा दिया, ओके। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया, जो है रिएक्शन होगी। ये जो दोनों रिएक्शन है ये आती हैं जब बैटरी यूज़ हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। ये दोनों कब आती हैं, डिस्चार्ज के टाइम पे। लेकिन उसने क्या पूछा है, रिचार्जिंग के समय पे। तो रिचार्जिंग के लिए दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का उल्टा हो जाएगा। तो मेरे पास जो लेड सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास लेड बन जाएगा, ठीक है, प्लस सल्फेट, ठीक है। इसमें जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके लेड हमारा बन गया, ओके। और दूसरी तरफ क्या होगा, लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन मैं उल्टा करवा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड +4 हाइड्रोजन +2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट, ओके। तो हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन होगी। तो ये दोनों रिएक्शन जो रिएक्शन किस टाइम पे आ गई हमारे पास, रिचार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, रिचार्जिंग के टाइम पे ये वाली रिएक्शंस हमारे पास जो है होती हैं। गॉट इट। तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, हमारा जो है हो गया, ठीक है। उसके बाद सजेस्ट 2 मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स में जो हम पढ़ते हैं कौन से मटेरियल होती हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा कौन से होते हैं उसने वो पूछा। एक तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं और अल्कोहल्स आ जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लेते हैं तो मीथेन एंड ऑक्सीजन का कम्बिनेशन हो जाता है। और अगर अल्कोहल की बात करें तो मीथेनॉल एंड ऑक्सीजन का कम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कम्बिनेशन था तो इधर मिथेन ऑक्सीजन एंड मिथेनॉल ऑक्सीजन कम्बिनेशन आ गया, ठीक है। तो ये भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए सॉर्ट ऑफ जो फ्यूल सेल है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसगेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें हमें बताना कि जो रस्टिंग हो रही थी उसको कैसे सोचा गया कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम इसको भी देखते हैं, पहले हम इसको अरेज कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है रस्टिंग के रिस्पेक्ट में कैसे आता है। तो हमें एक सेल शो करना है तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास कैथोड और एनोड 2 चीज़ें होनी चाहिए, ओके। अब जब भी रस्ट होती है हमें पता है कि जो आयरन है दैट इज एक्सपोज टू रेनी वाटर, ठीक है, बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर वगैरह हैं, ठीक है, उसको वो एक्सपोज रहता है, ठीक है। अब जैसे ही रेनी वाटर होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राई ऑक्साइड वगैरह नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो सारे डिजोल्व होते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, एसिडिक वाटर बन जाता है। तो मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एसिड की एसिड बिहेव करता है। तो ये हमें बेसिकली क्या देता है, H+ आयन, ठीक है। तो वाटर है जो उसमें जो भी ऑक्साइड्स है कार्बन के या सल्फर के या नाइट्रोजन के वो डिजोल्व रहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एसिडिक वाटर रहता है, ओके। अब जब हम एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें रस्टिंग को, तो हमने अभी कहा कि उसमें एक एनोड होना चाहिए, उसमें एक कैथोड होना चाहिए, ओके। अब आयरन है तो आयरन ले लेते हैं। आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। पहले जब आयरन के आसपास थोड़ा सा इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर, जिसमें कि कुछ गैसें डिसॉल्व हैं, तो उनकी प्रेजेंस में जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास आयरन जो मेटल था, एलिमेंट था, वो आयरन +2 फेरस में कन्वर्ट हो गया विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये है जो हमारा एज ए एनोड काम करता है। अब कैथोड में क्या होता है, अब जब जो वाटर है वहाँ पे रस्टिंग साइड पे उसमें कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी रहती है।
तो वो ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिक्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास वाटर बना लेते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना लेते हैं, वाटर। ओके, तो ये एज ए एनोड काम किया, तो ये एज ए कैथोड काम किया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ, ठीक है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहीं पे इसको बैलेंस कर दिया, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो अब कैथोड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिजोल्व थी वाटर में, उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके वाटर बना दिया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगी, ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। 2 आयरन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 4H पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर हमारे पास 2Fe+2 आ जाएगा, प्लस 2 वाटर आ जाएगा। ओके, आ गया। अब ये जो रिएक्शन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रही है, इसमें एनोड और कैथोड दोनों हैं। अब ये जो आयरन +2 है, ठीक है, अब ये जो है फिर से अपना इन्वायरमेंट को एक्सपोज है, ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, एक्सिडिक इन्वायरमेंट सब कुछ है, तो ये फिर से रिएक्शन करके अपना फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, फॉर्मिंग आयरन +3। ओके, अब ये जो आयरन +3 है अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाता है, Fe2O3, फिर से ऑक्सीजन के रिएक्शन करता है, Fe2O3 होता है, वाटर तो हमें प्रेजेंट है ही, तो X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली रस्ट बन जाती है, इसी को तो हम रस्ट कहते हैं। ओके, तो यही हमें शो करना था कि जो रस्टिंग है वो हम कैसे कह सकते हैं कि एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो हमें को कैथोड और एनोड चाहिए, ठीक है। एनोड आयरन एनोड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। कैथोड जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन लेके बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम, बिकॉज ऑफ दिस रेनी वाटर, ठीक है, तो वो वाटर बना लेती है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की रिडक्शन ऐड करके हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब वहाँ पे आयरन +2 होता है, अब ये फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन +3 फर्दर ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में चला जाता है। तो ये बिकॉज एक रस्ट का फॉर्मूला है, फाइनली अल्टीमेटली तो हम कह सकते हैं कि जो रस्टिंग है वो एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में शो होता है। ओके, तो इसके साथ आपके ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एंड टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।